नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत ऐसी बहुत सी विकासशील योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही हैं। इन पर एक जानकारी हम आपको आज के कार्यक्रम में देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। मानसून सत्र की रूपरेखा को मंजूरी। 21 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक सहित कई अहम बिल हो सकते हैं पारित। देश भर में खोले जाएंगे 4000 नंद घर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा के सोनीपत में पहले आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदघर का किया उद्घाटन। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार तमाम अहम विधायी कामकाज को लेकर तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को 28 जून को रेडियो पर मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जनता से माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सुझाव भी मांगे हैं। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अपनी बैठक में 3 हफ्ते तक चलने वाले मानसून सत्र की रूपरेखा को मंजूरी दी। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में सरकार तमाम अहम विधायी कामकाज को लेकर तैयारी में है। मानसून सत्र में सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। भूमि अधिग्रहण जैसे कई अहम विधेयक जो काफ़ी लंबे समय से अटके पड़े हैं, उन्हें पारित कराना सरकार के लिए चुनौती है। वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा से पास हो गया है और इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में आनी है। इसके अलावा लोकपाल लोकायुक्त संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन विधेयक, किशोर न्याय विधेयक जैसे कई प्रमुख विधेयकों को सरकार दोनों सदनों में पारित कराने की कोशिश करेगी। हंसते खेलते बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये नज़ारा है देश के पहले नंद घर का, जो देश में आंगनवाड़ी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की छोटी सी शुरुआत है। करीब 8 लाख रुपए की लागत से बने इस आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था है और बच्चों के समुचित पोषण के लिए मॉडर्न तकनीक से बना किचन और हर दिन के लिए एक नया मेन्यू। और ये बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देती हैं, कविता कहानी वगैरह खेल करवाती हैं। और ये हमारी किचन है, इसमें बच्चों के लिए जो हमारा मेनू उधर लगा हुआ है उसके अनुसार ही राशन बनवाते हैं। जैसे सोमवार को मीठा दलिया, मंगल को आलू पूरी, बुध को खिचड़ी और वीरवार को गुलगुले और शुक्र को आलू परांठे और शनिवार को फिर खिचड़ी देते हैं। निजी और सरकारी भागीदारी से बने इस आंगनवाड़ी में एक ही छत के तले बच्चों को मनोरंजक माहौल में पढ़ाई लिखाई तो कराई ही जाती है, खाली वक्त में इसी परिसर का इस्तेमाल महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जा रहा है। बढ़िया काम चल रहा है जी, सिलाई सिखाते हैं यहाँ पर, बच्चे भी अच्छे आते हैं जी। बहुत खुश हो रहे हैं हम, जैसे आंगनबाड़ी लग रही हमारी, मतलब इसमें सिलाई का काम भी है, कढ़ाई का भी है, बच्चे मतलब पढ़ लिख कर वो होंगे, बहुत खुशी हो रही है मुझे। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे सिलाई सीखते हैं, सूट सिलना जैसे पर्दे सिलना, बहुत काम करते हैं हम यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है हमें। देश के बाकी आंगनवाड़ियों को इस स्थिति तक पहुँचने में शायद काफी वक्त लगेगा, शायद इसीलिए निजी भागीदारी को आमंत्रित किया गया है। पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्योंकि बहुत प्राइवेट लोग बोलते बहुत है, करते कुछ है नहीं। तो हम खुश हैं कि इसमें हुआ है और आज हमने देख लिया है और यही चीज़ हम लगाएंगे फिर देश में। जैसे हमने टॉयलेट बनाए हैं, वो स्वच्छ टॉयलेट हैं हमारे में। इसमें सोलार लगा है, तो कभी भी बिजली की तकलीफ होती है वो कभी नहीं होगी। इसमें जो पैनल लगे हैं, चारों दीवारें हैं, दीवारें इतनी मजबूत है और इसमें अगर अंदर बैठेंगे तो गर्मी के दिन में ठंड रहती है और ठंड के दिन में इसमें गर्मी आती है। इस तरह की ये डिज़ाइन हुई है। कंपनी की योजना है कि इस भागीदारी के जरिए देश में 4000 केंद्र खोले जाएं। इस एक केंद्र में स्वच्छ भारत मिशन और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी फ्लैगशिप योजनाओं का भी अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को 28 जून को रेडियो पर मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जनता से माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सुझाव भी मांगे हैं। रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर लोगों से सीधा संवाद करते हैं। इससे पहले वे शिक्षा, कृषि, नशाखोरी रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर जनता से चर्चा कर चुके हैं। देश के कुछ हिस्सों में मॉनसून खूब मेहरबान है, लेकिन कुछ हिस्से अभी भी प्यासे हैं। इनकी प्यास भी जल्द मिटने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।
इसी तरह उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ऐसा ही अनुमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार के लिए भी जारी किया है। इसी बीच उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत ऐसी बहुत सी विकासशील योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे हमारे किसान भाई बहन अपनी बागवानी को बेहतर बना सकते हैं, जैसे नर्सरी लगाना, सिंचाई के नवीनतम साधन, किस प्रकार पैदावार को बढ़ाया जाए। इसके अलावा इससे जुड़ी ऐसी बहुत सी योजनाएं भारत सरकार चला रही है। ये योजनाएं क्या हैं और इनका लाभ आप किस प्रकार उठा सकते हैं, इसी पर आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। एक लंबे समय से भारतीय किसान एकल फसल पद्धति पर निर्भर रहा है। यानी आप सिंधु गंगा मैदान का अगर पूरा का पूरा क्षेत्र लीजिए तो धान और गेहूं मुख्य फसलें उभर के सामने आती हैं। और अगर इनमें कभी कुछ समस्या खड़ी हो जाए, जैसे कि पिछले दिनों बेमौसम बरसात आई थी तो बड़ी आपको एक परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन अगर विविधता की शुरुआत होती है तो निश्चित तौर पर एक फसल नहीं तो दूसरी फसल, दो फसलें साथ साथ। और बागवानी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि उसका छत्रक बहुत बड़ा है, चाहे बात फूलों की हो, चाहे बात फलों की हो या फिर सब्जियों की हो। बागवानी अपने आप में एक इतना बड़ा दायरा लिए हुए है कि आपको असफलता मिल ही नहीं सकती। आखिर यही तो एक ऐसी पद्धति है जिसमें बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, इसीलिए एकीकृत बागवानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकीकृत बागवानी क्या है और किस तरीके से आप इसको अपना सकते हैं, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कृषि मंत्रालय के आयुक्त बागवानी डॉक्टर एच के मल्होत्रा साहब से। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले तो बात मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान जब भी कोई नई पद्धति अपनाता है तो वो ये देखता है कि उसकी दूरदर्शिता कि वो उसके लिए कितना उपयोगी होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो एकीकृत बागवानी है वो आखिर है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि आप बात कर रहे थे एकीकृत बागवानी की, एकीकृत बागवानी को जब हम परिभाषा की बात करेंगे तो उस दृष्टि से हम देखेंगे कि उसके अंदर ऐसे सभी अवयव शामिल हो जाते हैं जिन सब अवयवों को किसान अपना करके जो है अपनी खेती को जो है अधिक उत्पादन ले और उत्पादन के साथ साथ जो है उसको लाभ भी अधिक से अधिक मिले। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं, तकनीकी जानकारियां हैं जो कि अनुसंधान के माध्यम से जिनका विकास हुआ है उनको किसान अपनाएगा और साथ में जो है उसको उस तकनीकों को आगे विकास करने के लिए है जो भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उन सब का समावेश हम एक जगह रख करके अगर हम एकीकृत करते हैं तो उस योजना को उस अनुरूप का लाभ लेकर के किसान अपनाए और उसमें जो है अपनी आमदनी में भी इजाफा करे और उसका उत्पादन जो है वो भी बढ़े। तो एकीकृत बागवानी में मैं यही कहूँगा कि एक तरह से सभी प्रकार के जितने भी अवयव आते हैं, चाहे वो तकनीक है जैसे कि अच्छे प्लांटिंग मटेरियल का होना, अच्छी पौध सामग्री का होना, इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि हमने एक योजना अच्छे ढंग से उसकी जो बनाई है
उस योजना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जो है उसको उसकी उस अच्छे प्लांटिंग मटेरियल की जो है हम लोगों को उसकी रोपाई या बिजाई किस समय किया जाना है, उससे पहले उसकी खेत की तैयारी कैसे की जानी है। इसके साथ साथ आगे जो है समय समय पर जो एक एकीकृत जो उसका पोषण प्रबंधन है उसको कैसे किया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार के अगर हम उसमें कीट आ जाते हैं या रोग आ जाते हैं तो एकीकृत प्रणाली को अपना करके उन कीटों और साथ साथ जो बीमारियां हैं उनको जो है कैसे प्रबंधन किया जाएगा। इसके साथ साथ फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी मैं उसको साथ में मिला देना चाहूँगा कि जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी कटाई के पश्चात उसको जो है एकीकृत माध्यम से जो है वो कैसे उसके साथ जोड़ेगा, जिससे कि उसकी जो फसल है उसमें नुकसान भी कम हो और उसकी जो हैंडलिंग है उसका रख रखाव बढ़िया ढंग से हो। उसको जो है एक कोल्ड चेन जो हम कहते हैं शीत श्रृंखला के साथ जोड़ते हुए आगे वो उसका मंडीकरण उसको कैसे करेगा, जिससे कि उसका एक कृषि जो है फायदे का सौदा रहे। तो एकीकृत बागवानी को अपनाना इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ताकि किसान अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके, साथ साथ जो है उसके उत्पादन में भी वृद्धि कर सके। डॉक्टर मल्होत्रा, जिस तरीके से बागवानी में विविधता है, निश्चित तौर पर जो बागवान है उसमें विविधता है, कोई छोटा बागवान है, कोई मझोला है, कोई बड़ा बागवान है, तो उसको देखते हुए कि वो पूरी तरीके से प्रगति करे, सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विविधीकरण की जब भी बात आएगी तो बागवानी का मुद्दा अक्सर उभर करके हमारे सामने आएगा और बागवानी जो है हमारे को बहुत सारे विकल्प जो है उपलब्ध कराती है किसानों के सामने। उन विकल्पों में से किसान अपने संसाधनों को देखते हुए कि उसके पास संसाधन क्या क्या उपलब्ध हैं, उसके अनुरूप उसमें से किसी भी तरह के विकल्प को चुन करके उसको जो है उत्पादन में की श्रृंखला में ला करके जो है वो उसको प्रयोग में ला सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय यही है। तो जैसे विविधीकरण की आपने बात की है, तो विविधीकरण में हमारे पास बागवानी में फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, मसाले एवं संगठीय पौधे हैं। इसके साथ मशरूम भी इसी में आ जाता है, बी फार्मिंग भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके साथ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं जो रोपण फसलें जिसमें कि आप देखेंगे जी हाँ, रोपण फसलें भी उसी के अंदर आ जाती हैं और मसाले भी उसी के अंतर्गत हैं। तो ये सभी जो है विविधीकरण के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि अब आपने जो मुख्य जो आपका प्रश्न था कि किसान जो है इन सभी को अगर करना चाहता है तो भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका जो है लाभ उठा करके उसको कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आने वाला जो हमारा समय है, इस टाइम में मंडी की जो मांग है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब जो हमारा रुझान है वो पोषण सुरक्षा की तरफ जाता है। जब भी पोषण सुरक्षा की बात आएगी तो बागवानी फसलों की जो मांग है वो हमेशा उभर करके सामने आएगी। इसलिए किसानों को इसको अपनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसमें ये हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। तो इसके लिए जो है बहुत सारी भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनको लाभ ले करके जो है इसको जो है किसान अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। पहली जो बात आती है इस प्रकार की जो योजनाएं, जो मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसको कहा गया है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो है बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको किसान जो है उसकी विस्तृत जानकारी अपने बागवानी अधिकारी से जो है क्षेत्र से प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुख्य कुछ जानकारियां मैं यहाँ पर देना उचित समझता हूँ। पहले तो ये, अगर कोई किसान जो है नर्सरी लगाना चाहता है, नर्सरी का जो व्यवसाय के रूप में करना चाहता है तो नर्सरी का व्यवसाय कर सकता है। अगर कोई बड़ा किसान है तो उसके लिए अलग प्रकार की योजना है। अगर कोई छोटा किसान है तो उसके लिए अलग प्रकार की योजना है, जिसमें 1 हेक्टेयर तक का जो है के क्षेत्र में वो नर्सरी का उत्पादन जो है एक छोटा किसान कर सकता है, और बड़े किसान के लिए 4 हेक्टेयर के लिए योजना है। और दूसरा, अगर कोई ये तो बात आ जाती है नर्सरी जो है लगाने की। दूसरा आता है अगर कोई सब्जियों का बीज उत्पादन करना चाहता है तो सब्जियों के बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ सकता है। दूसरी जो योजना आती है जो जिसमें कि क्षेत्र विस्तार, विभिन्न फसलों के अंतर्गत जो है क्षेत्र विस्तार का एक कार्यक्रम है, उसमें अगर कोई भी किसान जो है चाहता है कि कोई एक किसी फसल के अंतर्गत नया रोपण करना चाहता है, नई फसल लगाना चाहता है, तो उस पर भी जो है एक इस योजना है, उस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो जो आप देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो है खेती है, इसकी भी जो है आजकल मांग बढ़ रही है। जैविक खेती, पारंपरिक खेती के लिए परंपरागत, तो जैविक खेती भी उसमें कर सकता है। ये भी एक प्रकार की उसमें एक छोटी सी योजना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसमें आगे आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, अगर कोई संरक्षित खेती करना चाहता है, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा करके उसमें करना चाहता है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है के ऊपर, यानी कि मेरा अभिप्राय जो है इसका जो पॉली हाउसेस है उससे है।
तो पॉली हाउस को भी अपनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि उसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM जिसको कहा गया है, समेकित पोषण पर भी जो एक है अलग से जी, ये समेकित पोषण जिसकी बात करते हैं, यस बिल्कुल जी, जी, तो उसको भी अपना सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें जो है एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए वो भी एक प्रकार की एक उसमें छोटी सी योजना, उसी में एक अवयव है जिसको अपनाया जा सकता है। साथ में जो है कटाई के पश्चात हम रख रखाव कैसे करें, उस पर भी जो योजना है कि प्री कूलिंग कैसे करेंगे, ग्रेडिंग कैसे करेंगे, ग्रेड हाउस जो है ये पैकिंग हाउस जो है इसको कैसे बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज अगर कोई लगाना चाहता है तो कोल्ड स्टोरेज के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ कोई उसको जोड़ना चाहता है तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ है। तो इस प्रकार जो मैं आपको बताया विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जो है शुरू से लेके आखिर तक जो है पूरा चेन को जो है बनाते हुए, जिसको हम कहते हैं कि उत्पादन से लेकर तुड़ाई तक और उपभोक्ता तक पहुंचने तक की जो है ये पूरी इस योजना में जो है शामिल है। एक बात डॉक्टर मल्होत्रा, ये जो सामने आती है वो ये कहा जा रहा है कि जो मानसून है इस बार रूठा हुआ है और लगभग 12% बरसात कम होगी। ऐसे में जो हमारा नया बागवान है वो अपने बाग लगाना चाहता है या उस बागवान की ये स्थिति है कि उसमें कुछ सुधार करना चाहता है, तो इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है उसके आंकलन के हिसाब से जो है कुछ इस बार मानसून अगर कुछ प्रक्रिया जो है उसमें परिवर्तन आ सकता है। अगर इस तरह के उसमें परिवर्तन रहेगा तो हमारा जो उत्पादन है उस पर कहीं असर ना पड़े, इसके लिए जो है भारत सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है। और इस प्रकार की जो परामर्श हैं कि अगर हमारे जो ये मानसून है अगर 7 दिन देरी से होता है तो किसानों को क्या किया जाना चाहिए, 15 दिन अगर देरी हो जाती है तो किसानों को क्या करना चाहिए, अगर वो 30 दिन अधिक देरी हो जाती है, 45 दिन अधिक देरी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है तकनीकी जानकारी का विकास किया गया है और इसको वेबसाइट पर भी डाला गया है और सभी राज्य सरकारों को इसकी जो है जितने भी हमारी परामर्श है वो उसको भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं किसानों को ज़रूर कह देना चाहूँगा कि क्योंकि बात यहाँ पर आती है पानी की, यहाँ अगर पानी की बात आएगी तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जिसमें हम लोग माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, सूक्ष्म जल प्रणाली, जिसमें जो है ये जितने भी हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, उसको किसानों को जो है अपने साथ जोड़ना चाहिए। और साथ साथ फर्टिगेशन टेक्निक जो है उसको उसके ऊपर भी आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हम हमारे पास जितना उपलब्ध पानी है कम से कम पानी में जो है हम अधिक से अधिक खेती कैसे लें, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का भी यही कहना है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो है हम एक बूंद से अधिक फसल कैसे ले सके। तो वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाना जरूरी है। और दूसरा जो है फर्टिगेशन टेक्निक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, मल्चिंग है, जिसमें कि जो हमारे पास उपलब्ध पानी है जो हमने एक बार मिट्टी में जैसे समा गया बारिश के बाद, उसको उपलब्ध जल को जो है हम कैसे जो है हम फसलों में जो है उपयोगी ढंग से जो है प्रयोग कर पाएंगे, नमी बनी रहे। जी। तो उस प्रकार की जो जितनी भी तकनीक है उसको अपनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हर बार की जो समस्या है वो सामने ये आती है कि उत्पादन तो भरपूर ले लिया उसने, लेकिन जब वो लेकर के चलता है तो उसको सही बाज़ार नहीं मिल पाता, और जब सही बाज़ार नहीं मिल पाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। तो ऐसे में जो कि चाहे ताप बढ़ रहा हो ताप घट रहा हो, ये जो बागवानी फसलें हैं वो पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। तो हमें जानना चाहेंगे कि उस दिशा में चाहे वो भंडारण की बात हो, बाज़ार की बात हो, सरकार के क्या कुछ कार्यकलाप हैं? देखिए, क्योंकि जब भी किसान उत्पादन तो अपना कर लेता है कि हमारा किसान बहुत ही जो है इस मामले में निपुण है, उत्पादन करने तक उसको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन उत्पादन के बाद उसका मंडीकरण कैसे करे, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं से उसको जूझना पड़ता है। तो इसके लिए जो है एक जैसे, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि हमारी जो जितने भी छोटे किसान हैं उनके माध्यम से ही जो है हमारी बागवानी में क्रांति आई है। तो छोटे किसानों का जो उद्देश्य है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हमारा स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्शियम है, उसके माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कि किसानों को हम स्वयं करें, इस तरह का सशक्तिकरण हो, किसान खुद जो है आगे आए और वो अपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाए कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसके माध्यम से जो है अपने जितने भी उत्पाद हैं उनका जो है आगे वो मंडीकरण करे। अगर 15 से 20 किसान मिल करके एक गांव में
फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके बाद 1000 किसान मिल करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं और इसके लिए SFAC जो है हर प्रकार की जो है सहायता और जो है उसमें जानकारी देता है कि वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं। उससे संपर्क करके इस तरह से बनाएंगे तो वो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हिस्सा बनने के बाद एक तो उसको आदान, जितनी भी खेती में आदान है, इनपुट हैं, जो चाहे बीज से लेकर के बीज, खाद और अन्य जितनी भी चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ती है वो समय पर उपलब्ध हो जाएगी और अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलने की जो है उसकी जो है आस रहती है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आती है कि उसमें अगर कहीं ऋण नहीं मिलता है, जैसे कि आप सोचते हैं कि कोई किसान अकेला जाए तो उसको बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ है जिनको पूरा करना पड़ता है। अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हिस्सा है तो उसको ऋण मिलने में भी आसानी हो जाएगी और उसको मंडीकरण में भी आसानी हो जाएगी, उसको रेट भी अच्छा मिलेगा। और इस तरह की चीज़ों से जुड़ना जो है आजकल के समय में किसानों के लिए आवश्यक हो गया है। और कोल्ड स्टोरेज की जहाँ तक बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज जो है बहुत सारी ऐसी जानकारी अब तो वेबसाइट पर अब क्योंकि सूचना क्रांति का युग है, हर चीज़ों की जानकारी जो है भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने भी कोल्ड स्टोरेज से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी को वेबसाइट पर डाला गया है। अगर कोई किसान ये देखना चाहता है कि मेरे क्षेत्र में कहाँ पर कौन सा कोल्ड स्टोरेज है और उसका क्या पता है, ये सब जानकारी जो है आज की तिथि में हमारे जो वेबसाइट पर उपलब्ध है और वो अपने ज़िले में ये जानकारी प्राप्त कर सकता है कि और किसी भी उपयुक्त कोल्ड स्टोरेज के से जो है संपर्क करके अपने उत्पाद को जो है वहाँ पर सुरक्षित रख सकता है जब तक कि उसको मंडी में या मार्केट की डिमांड नहीं आती है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है अपनाने के लिए किसान को निपुण होना बहुत ही आवश्यक होना पड़ेगा। डॉक्टर मल्होत्रा, ऐसा होता है कि किसान खूब उत्पादन कर लेता है, भरपूर उत्पादन कर लेता है, भरपूर उत्पादन में भी समस्या आती है कि बाजार ले जाएगा तो मिट्टी के भाव बेचेगा और अगर नहीं बेच पाएगा तो वो सड़ जाएगा। इसका क्या रास्ता है? तो मैं इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि किसान हमारा छोटी छोटी जोत है तो उसमें क्लस्टर बन जाए। 10 से 15 हेक्टेयर के अगर हमारे समूह बन जाएं किसानों के और वो समूह बन करके उसमें अगर वो खेती करते हैं तो उन समूहों को जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ भी लिंक किया जा सकता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ भी लिंक किया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज के साथ भी लिंक किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा आने वाला जो समय है वो अगर हम समूह खेती करते हैं, क्लस्टर अप्रोच में खेती करते हैं और 10 से 15 हेक्टेयर तक के जो जितने भी क्षेत्र में गाँव में अगर ये मिल करके जो है अगर इस तरह की पद्धति को अपनाएंगे तो और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ भी उसको लिंक किया जा सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी नियमित रूप से जो है कच्चा उत्पादन चाहिए। तो कच्चा उत्पादन के लिए एक छोटा किसान तो मुझे नहीं लगता कि उसकी मांग को पूरा, लेकिन अगर समूह में करते हैं तो उसकी निरंतर मांग जो है वो पूरी होती रहेगी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं जिनका जो है लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर हमें आगे आने वाले समय में बागवानी का विकास करना है। तो डॉक्टर मल्होत्रा, निश्चित तौर पर ये जो जानकारी थी सीधी हमारे बागवान से जुड़ती थी, छोटे बड़े मझोले सबके लिए जुड़ती थी। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल
krishidarshan.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रम के बारे में। कल आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। आप जानते हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिए, हम उस पर गौर करेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।